Hi all, this is Learning Karo YouTube channel. This is the first video in the series of Indian history for UPSC exam. This video is about the ancient Indian history portion of the Indian history. There will be total 12 chapters in this series. In this video, we will discuss about the ancient Indian history, past year question trends, like how many have been asked each year. Then we will see some past year question, and then we will cover the first chapter, that is the prehistoric age. So let's get started. So this is the past year question trends till now, 2023. So till 2018, we can say that the past year question have been asked like 1 and 2 only out of 100. But since 2019, 2020, आपका ये continuously increase हो रहा है. So in 2024, you can expect like 5 or 4 questions definitely from AIH, Ancient Indian History portion. So the next important thing is the past year question while studying any subject. So why I selected this question? The idea is simple, that ancient Indian history questions that UPSC have been asking is particularly interested in the geographical history, like where they are located, what is the significance, but tell me geographically, what is the nearby river, what is the state in which it is. So you always have to remember, if somehow geographically it is important, then remember the location while studying ancient Indian history. AIH. तो ये तो आपका 2022 में क्वेश्चन आया था. साइट ऑफ अशोकाज मेजर ऑफ क्रेडिट्स आपका इसमें दे दिया है, और लोकेशन इन द स्टेट ऑफ हमसे पूछा है, या हमें वही है कि राइट पेयर्स कौन से हैं वो बताना है. तो आपको पता है कि ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि भाई धोली जो है वो कहाँ पर है, एरागुडी, जोगाड़ा, कलसी. तो क्वेश्चन तो एक्चुअल में काफ़ी सिंपल है. इसको जो टफ बना देता है वो है आपका खाली प्रोसेस. ये है कि आपको ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ऑल 3 पेयर्स, ऑल 4 पेयर्स. इसमें आपको ऐसे नहीं मिलता है कि 1 and 2 ओनली या 2 and 3 ओनली, क्योंकि वो रहता है तो आपको एक या दो ऑप्शन नहीं भी पता है तो अभी आपको हेल्पफुल रहता है. बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है. इसमें आपको या तो पता है या फिर प्रॉब्लम हो जाती है बाद में. तो देखिएगा, धौली जो आपकी जो साइट है वो उड़ीसा में ही है. जो एराकुडी है वो आपका आंध्र प्रदेश में. जोगाड़ा आपका यहाँ पे नहीं है, जोगाड़ा आपका उड़ीसा में ही है. कलसी आपका उत्तराखंड में है, कर्नाटक में नहीं है. तो अगर ये दोनों गलत हुए तो ठीक आपके दो हो गए. हाउ मैनी पेयर्स अबव आर करेक्टली मैच, तो हम कहेंगे ओनली 2 पेयर्स. अब ऑब्वियसली जो इन साइट्स हैं ये कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री में जो रिलेशन आता है, जैसे धौली हम पढ़ेंगे जब हम अशोकन पीरियड की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे उसके बारे में. एरागुडी जो है वो हम पढ़ेंगे, बुद्धिज्म के अंदर भी पढ़ेंगे, जैनिज्म के अंदर भी आएगा, ये कवर होगा. ऐसे ही आपका जोगाड़ा है सिंपल. कलसी जो आपका है, जब हम रोक पेंटिंग्स पढ़ेंगे तब आपका कवर होगा. तो सबकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है. यहाँ पे अलग अलग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पोर्शन से क्वेश्चन उठा के एक क्वेश्चन बनाया जाता है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट. ये कंपेरेटिवली साइड वाले क्वेश्चन से इजी है. तो आपको जैसे कि आईवीसी सिविलाइजेशन का एक आइडिया तो रहता है कि भाई जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है वो करीब करीब आपके इसी एरिया में है. तो आपका अगर ये जो एरिया है इंडिया का और पाकिस्तान का, ये बॉर्डर है, इसमें आपके पर्टिकुलरली साइट्स हैं कुछ एक, उनको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी साइट्स कह देते हैं, या हड़प्पन साइट कह लो. इज नॉट ए हड़प्पन साइट, आपको ये ध्यान रखना. तो चानूदारो आपको पता है पाकिस्तान के बॉर्डर पे है. कोट दीजी भी है. सोहागोड़ा नहीं है, देसलपुर है. सोहागोड़ा जो आपकी वो फिर से अशोकन हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट साइट है.
तो सोगोडा की जो सिग्निफिकेंस है वो आप अशोकन, जब हम टाइमलाइन का पढ़ेंगे क्वेश्चन उसके बारे में, अशोकन हिस्ट्री का, तब आपको ये याद हो जाएगा। तो अगर देखो इसमें आपको एक ऑप्शन का नहीं भी पता, लेकिन आपको भी पता है कि सोगोडा तो अशोकन हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो भी आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। अगर मेरे को देसलपुर का नहीं पता है, कोटतीजी का नहीं पता, इसमें हेल्पफुल है, ऑप्शंस आपके हेल्पफुल होते हैं, इसमें नहीं थे। अभी जो एंशियंट एंशियंट हिस्ट्री के एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं, टू द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, क्योंकि उसके बाद जो हमारी टाइमलाइन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती जाती है, क्योंकि उसमें इवेंट्स खाली ऐसा नहीं है कि ये इवेंट खत्म हुआ अभी भी इवेंट स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं हो रहा है। वो तो यहाँ पर भी नहीं रहा है, बट स्टिल ये कंपेरेटिवली ईजी है समझने में। ये यहाँ पे है, तो आपका जनरली हिस्ट्री में ऐसा ही होता है कि भी यहाँ पे है, सी आपका यहाँ से यहाँ तक चला है। ये कोई सी किंग की रेन हो सकती है, कोई कल्चर हो सकता है, कोई पर्टिकुलर हिस्ट्री हो सकती है। तो ये जो टाइमलाइन है ये आपकी कुछ ऐसे है। तो 3 लाख साल पहले, 3 लाख साल पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड हम इसको कहते हैं। बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ था कि इंसान चलने लग गया था, जिसको हम होमो इरेक्टस स्टेज कहते हैं, वो स्टार्ट हुई। तो आपके करीब करीब अफ्रीका में, आज का जो ईस्टर्न अफ्रीका है उस साइड से स्टार्ट हुआ, उसमें 2 ब्रांचेज बाद में हो गई। एक चला गया आपका यूरोपियन की तरफ, और एक आ गया था आपका इंडियन ब्रांच वाला। इंडियन ब्रांच फिर मलाया में गया, साउथ ईस्ट एशिया एंड अमेरिका। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फेज जो स्टार्ट होता है वो हमारा पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक का मतलब होता है, लिथिक मतलब स्टोन होता है आपका, पैलियो मतलब ओल्ड, ओल्ड स्टोन एज। जब हमने स्टोन्स को पहली बार यूज करना स्टार्ट किया हंटिंग के लिए अपने, तो उस स्टेज को हम पैलियोलिथिक स्टेज कह देते हैं। तो ये करीब करीब 5,000 साल तक चली आपकी, 3 लाख से लेकर 5,000 साल तक। उसके बाद आपके मीजोलिथिक में, नियोलिथिक में। ये खाली डिविजन्स हमने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने लिए किए, ऑब्वियसली नेचर में ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज जस्ट द टाइम लाइन फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। मेसोलिथिक जो आपका इंटरमीडिएट पीरियड है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में, इसको हम मेसोलिथिक कहते हैं। 2000 बीसी का जो है वो नियोलिथिक पीरियड कहलाता है। नियोलिथिक एज के साथ साथ में ही आपका करीब इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। 1750 में आपका आईवीसी जो है वो एंड हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नियोलिथिक के बाद ही हुआ है, वो उसके साथ में चल रहा है। और आईवीसी का एंड आपका 1750 में हो चुका था। 600 बीसी के अराउंड, जिसको हम सेकंड सिविलाइजेशन भी कहते हैं, सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन, सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन। जो आपकी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है वो आपकी आईवीसी कहलाई जाती है, क्योंकि हम अर्बन सिटीज में रह रहे थे यहाँ पे। ऐसा ही वैदिक कल्चर में है कि सेकंड अर्बन, क्योंकि ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि बर्थ ऑफ टूडेज हिंदुइज्म, आज हम यहीं से ज़्यादातर मानते हैं कि इसके कारण वैदिक कल्चर के कारण स्टार्ट हुआ है। आपका बर्थ ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म करीब करीब 500 बीसी के अराउंड हो चुका था। उसके बाद एज ऑफ महाजनपद, जो छोटे छोटे 16 किंगडम्स बने थे नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली, एक सेंट्रल में भी था, उनको हम एज ऑफ महाजनपदा कहते हैं। ये आपके करीब करीब 600 से 300 बीसी तक चले। अब जब छोटे किंगडम्स जो रहते हैं, ऑब्वियसली बात है कि उनमें से कोई एक ऐसा किंगडम भी होगा जो कि एम्पायर के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करना चाहता है या फिर दूसरों के एम्पायर्स को लेना चाहता है। तो ऐसे स्ट्रगल एम्पायर को जो बना बाद में, वो मगधन एम्पायर जाके बना। और मगधन एम्पायर को हमने, जो फॉर्मेशन हुई है वो आपकी 542 बीसी में हो चुकी है। तो आपका मगधन एम्पायर बना, तो महाजो जनपदा जो थे वो 16 किंगडम्स, वो आपके काफ़ी स्मॉल हो चुके हैं साइड में इसका। क्यों? क्योंकि आपके कारण जो है वो उसमें इंटीग्रेट हो गए हैं, वो है ही नहीं एक्चुअल में। तो इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है, ओबियसली मगधन एम्पायर का भी एंड हुआ। उसके बाद आपका मौर्यन एम्पायर आया। मौर्यन एम्पायर में आपके दशरथ, अशोका जो किंग रहे हैं हमारे द ग्रेट, वो काउंट होते हैं। उसके बाद एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर आपका करीब करीब 187 बीसी, क्योंकि उसके बाद सुंगा जो डायनेस्टी, जो सुंगा जो मौर्यन एम्पायर के एक जनरल थे, उन्होंने अपना किंगडम या रेंज जो थी वो स्टार्ट करी थी। अभी हम देखेंगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, कैसे इसकी बिगनिंग हुई, क्योंकि ये तो खाली एक टाइम लाइन है।
तो ये आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है। तो देखिए, इनको हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्री हिस्टोरिक टाइम। इस पर्टिकुलर टर्म का मतलब होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड का कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नॉट रिटन बट एविडेंटरी। एविडेंटरी का मतलब क्या हुआ कि हमें एविडेंस मिल रहे हैं, जैसे उनके हाउसिंग से मिल रहा है, उनके टूल से मिल रहा है, उनकी ईटिंग हैबिट से मिल रहा है, उनकी क्लोथिंग से मिल रहा है, उनके मेरे को हंटिंग पैटर्न से पता चल रहा है, हंटिंग टूल से पता चल रहा है। इन सब को हम कह देते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। नॉट रिटन का मतलब, रिटन मतलब कि क्या रिटन हिस्ट्री है, क्या ह्यूमन बीइंग ने इस टाइम पे लिखना सीख लिया था? नहीं, क्योंकि इस टाइम पे तो हमने लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है, तो रिटन हिस्ट्री नहीं हुई है इस टाइम तक। तो हमने प्री हिस्ट्रिक पीरियड की जो कॉमन जो क्वालिटीज़ हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सब को हमने एक साथ किया असेंबल। तो हमने इस पीरियड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया: पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड देन नियोलिथिक। मीसोलिथिक, नियोलिथिक। अब आपका जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो 3 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक रहा है। इसमें आपके हमने फिर से 3 डिवीजन कर दिए फॉर ईज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग। तो लोअर, मिडल एंड अपर। तो आपका जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, अब हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। ये करीब करीब आपका 3 लाख से लेके 5,000 साल तक ये चला। तो ये आपका सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन का पैलियोलिथिक एज है, क्योंकि करीब करीब ये आप कह ही सकते हो कि 5,000 को हटा भी दो, करीब करीब 3 लाख साल तक ही चला है। तो इसमें जो ह्यूमंस की मेन अचीवमेंट थी वो थी कंट्रोल ऑफ फायर, hunting practices, and for exam you have to know the some sites of LPA, the lower Paleolithic age. तो जो साइट्स हैं आपके सिग्निफिकेंस के लिए वो हैं, तो ये आपकी साइट्स हैं भीमबेटका जो कि एमपी में है, नर्मदा वैली आपके एमपी में है, बेलन वैली जो आपको मिर्जापुर यूपी में है, तुंगभद्रा वैली कर्नाटक में है। अब आप यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसको साइट्स को याद रखने के लिए कर सकते हैं पैलियोलिथिक एज की, कि आप देखना कि ज़्यादातर जो साइट्स हैं ये रिवर के पास में है, या रिवर बॉडीज़ के पास में है, या फिर उस टाइम की रिवर्स के पास में। क्यों? क्योंकि रीज़न सिंपल है, ह्यूमन बींग्स को उस टाइम पे जो सस्टेनेंस के चाहिए चाहिए था वो था स्टोन, वाटर एंड शेल्टर। तो स्टोन, वाटर, शेल्टर आपका तीनों की तीनों ये चीज़ें रिवर जो वैलीज होती हैं उनमें अबंडेंटली अवेलेबल होता है। तो एक मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, उससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ये वो पिक्चर है, ये आपकी रिवर है और ये आपके प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बींग्स हैं। तो ये जो इनके टूल्स हैं आप इसमें देख सकते हैं, सिंपल स्टिक है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे स्टोन्स हैं, केव में आसपास ही कहीं पे रहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द प्री लोअर पैलियोलिथिक एज या पैलियोलिथिक एज कह लो आप। अब जो मिडल पैलियोलिथिक एज था, इसमें जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस हुआ, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे जो ह्यूमन बींग्स का हुआ, वो ये है कि अभी जो स्टोन्स थे ना वो हमने और अच्छे डेवलप कर लिए, फ्लेक टेक्नोलॉजी जो हम कहने लगे इसको। और जो ह्यूमन बींग्स की एक नई जो प्रजाति थी, क्योंकि एज वी नो वी आर नॉट द ओनली ह्यूमन बींग, हमारे साथ 8 और थे, अभी खाली ह्यूमन बींग्स बचे। तो जो नियांडरथल फॉर्म थी होमो की, वो भी डेवलप हो चुकी थी। इन जो स्टोन्स को डेवलप करने की या कटिंग की है उसको फ्लेक कल्चर कहते हैं, क्योंकि एक स्टोन का पार्ट मैंने धीरे धीरे ऐसे यहाँ से काटा, इसको छीला दूसरे स्टोन की हेल्प से, और फिर मैंने यहाँ पे जैसे एक स्टिक लगा ली है ताकि मैं उसके हंटिंग अच्छे से कर सकूँ। शार्प टूल्स फॉर हंटिंग। अब सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि व्हाई ओनली द स्टोन्स वर यूज्ड? Because we were not that evolved to use any other resources, and stone was the most abundant, easily made, matlab tool, easily repaired and sharpened,
और आपका जैसे बाद में जो टूल्स आए हैं कॉपर के, उस टाइम तक ह्यूमन बीइंग की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि हाउ टू यूज दैट रिसोर्स। तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट एक जो साइट और ऐड हो जाती है, ये साइट्स तो रहेंगी ही आपकी मिजोलिथिक पीरियड के लिए भी, पर जो एक जो इंपॉर्टेंट हो जाती है संगाओ के पेशावर पंजाब पाकिस्तान। अब मैंने ये क्यों कहा कि खाली ऐड हुई है, क्योंकि इसके अंदर आपको लोअर पैलियोलिथिक एज के एविडेंस एविडेंस नहीं मिलता है, खाली आपको मेजोलिथिक का मिलता है। इसीलिए हम इसको खाली मेजोलिथिक पीरियड में रख रहे हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो आपके ये अतिरमपंकम एक जगह है, मे बी प्रोनाउंसिएशन कैन बी रॉन्ग, तमिलनाडु, वहां से मिले हैं। तो डेफिनेटली इट इज अ साइट ऑफ द मेजोलिथिक पीरियड इन तमिलनाडु। अब अपर पैलियोलिथिक एज है, इसके अंदर जो जो ह्यूमंस के इवोल्वमेंट हुए वो ये हैं। ओनली ह्यूमन स्पीसीज दैट वाज लेफ्ट एट दैट टाइम, नियांडरथल, होमो हेविलस, होमो इरेक्टस, ये तीनों आपके तीनों के सारे जो होमो की अलग स्पीसीज थी वो यहाँ पे आके एंड हो चुके थे। ह्यूमन बींग्स वर द ओनली लेफ्ट। अब जो हमारे जो टूल्स थे वो और ज़्यादा रिफाइंड हो चुके थे, जैसे कि ये हारपून्स हैं। डेफिनेटली इनसे जो अटैक होगा और भी ज़्यादा लीथल होगा। नील मेट ऑफ स्टोन, हमें नीडल्स क्यों चाहिए, क्योंकि हम वीविंग करने लग गए थे। वीविंग क्यों, क्योंकि हमारे जो क्लोथिंग थे वो डेवलप हो चुकी थी, जो कि हमें नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि रेन हो गया, फ्लड हो गया, उनसे प्रोटेक्ट करते थे। एक जो इम्पोर्टेंट और हुआ कि पेंटिंग इन केव्स हो चुका था, यहाँ पे प्री मेच्योर था, अभी अर्ली स्टेजेस में था, बट ये डेवलप होना स्टार्ट हो चुका था आपका अपर पैलियोलिथिक एज में। एस्थेटिक है ये खाली पर्पज। जब कोई चीज़ एस्थेटिक होती है तो हमको क्वेश्चन करना चाहिए कि यहाँ पे कि क्वेश्चन अच्छा बन रहा है कि क्यों हुआ, अब से तो पहले स्टेजेस में ये चीज़ क्यों नहीं हुई। तो इसका काफी सिंपल सा ही आंसर है। आंसर ये है कि अब तक जो स्टेजेस थी उनमें ह्यूमन बींग्स वर still gathering for food, hunting for food, they don't have that much time. बट अभी हमारे टूल्स बेटर हो चुके हैं, वी आर समवट हैव लेजर एक्टिविटी टाइम, तो हमने एस्थेटिक डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। वाई, तो यही है कि बेसिक नेसेसिटीज ऑफ फूड एंड शेल्टर वर मेट एट दैट टाइम। अभी जो इम्पोर्टेंट आपकी पैलियोलिथिक एज के थे ये तीनों पार्ट, तो अब जो अगली आती है वो मीजोलिथिक आती है। एक बार इस पिक्चर को देख लेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। तो मेसोलिथिक में जो है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि फायर का जो है यूज वो खाना पकाने में हो रहा है। जो टूल्स हैं वो आपके कुछ अलग तरह के आ चुके हैं, यहाँ पर भी कुछ अलग टूल्स आ चुके हैं। अभी हम केव में रह रहे हैं अभी भी, और ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं अब हमारे टूल्स, जैसे कि बो एंड एरो आ चुका है। अब हम बिग एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, तो मोर फूड लेस टाइम, मोर फूड इन लेस टाइम, टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज़। तो और भी ज़्यादा हमारे पास पेंटिंग हो गया, हैबिटेशन हो गया, इसके ऊपर ह्यूमन बीइंग ध्यान दे सकता है। फिर जो आपने इंपॉर्टेंट टूल्स जो यहाँ पर डेवलप हुए हैं वो थे माइक्रोलिथ टूल्स, छोटे छोटे, जैसे नीडल्स था, तो ऐसे हमने और स्टेजेस में भी डेवलप करना, अब हंटिंग में भी स्टार्ट कर दिया ऐसे टूल। फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो चुका आपका स्टार्ट। डोमेस्टिकेशन में क्या होता है कि भाई शीप, गोट, ये हमने स्टार्ट किया, क्योंकि इनका साइज जो होता है जनरली इन एनिमल्स का वो स्मॉल होता है। स्मॉल होता है तो लेस स्पेस लेंगे और ये लेस फूड होगा, बट ह्यूमन बींग्स के लिए डोमेस्टिकेशन में ये हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डोमेस्टिकेशन में ये आपने हमने जनरली काव हो गया, बैफेलो हो गया, इनको स्टार्टिंग में डोमेस्टिकेट नहीं किया था। रीजन बीइंग कि इनका जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है, इनकी जो फूड रिक्वायरमेंट होती हैं ज़्यादा होती हैं कंपेरेटिवली शीप एंड गोट्स। तो कोलोनाइजेशन जो था, अगर हम इसको कोलोनाइजेशन कहते हैं या हैबिटेशन कह लो, हैबिटेशन मूव फ्रॉम द रिवर्स टू प्लेन्स। तो अभी तक जो हम रह रहे थे रिवर्स के किनारे, जैसे भीमबेटका, एक जो इम्पोर्टेंट साइड यहाँ पे हो चुकी है वो आपकी आदमगढ़ है और लहनगंज है गुजरात में। भीमबेटका एक ऐसी साइट है जिसमें आपके तीनों जगहों पे हैबिटेशन मिलती है, पैलियोलिथिक में, मेजोलिथिक में और न्योलिथिक में। ये कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको तीनों पीरियड्स का एविडेंस मिलते हैं। तो कोलोनाइजेशन मूव फ्रॉम रिवर्स टू प्लेन्स, और अभी हम गंगा के प्लेन्स में भी काफ़ी जगहों पे हमें एविडेंस मिलते हैं मेसोलिथिक पीरियड के।
अभी जो नियोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ, फिर से एक पिक्चर देखेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए ही। ये आप देखें, एग्रीकल्चर हो चुका है स्टार्ट। यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं था, यहाँ पे खाली हंटिंग वाला पैटर्न था। हंटिंग है, फायर है, बट यहाँ पे देखना अब हम एग्रीकल्चर में आ चुके हैं। कोई मेरे को आसपास में रिवर भी नहीं दिखाई दे रही, और अब हम हट्स में रहना स्टार्ट कर दिया है। हट्स हो गया, यहाँ पे फेंस लगे हुए हैं, कम्युनिटी लिविंग अब भी है। तो इसके कारण चेंज क्या हुआ, हो सकता है रिवर के पास हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट इसके कारण एग्रीकल्चर के कारण आपने एक पूरा एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि एक तो हमारी हो गई सेटल्ड लाइफ। एग्रीकल्चर में अब जब मैंने अपनी फसल उगा दी है, लगा दी है, तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं उसको छोड़ के चला जाऊंगा। आई वुड हैव टू टेक केयर ऑफ इट। जब वो पक जाएगी तो उसको काटना भी होगा, उसमें पानी के लिए भी देखना होगा। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। तो अब जो हंटिंग के कारण मेरे को जो टाइम लग रहा था वो मेरा बच गया है। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर और हंटिंग में, एग्रीकल्चर में तो कम ही टाइम लगेगा ना हंटिंग से। तो अब मेरे पास टाइम ज़्यादा बच गया, तो मैंने अपने एग्रीकल्चर के टूल्स हो गए वो और बेटर बनाने स्टार्ट कर दिए। एक सेटल्ड लाइफ हो गया, अवेलेबिलिटी आपकी 24/7 हो गई है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन करते ही आ जाएगा, बट ये मतलब पहले से थोड़ा बेटर हो गया फूड का। तो और जो चीज़ है कि अभी जो हमारा है कि लिविंग इन हट, या कह दो एक शेल्टर से हम केव से आगे आ गए, हट्स में रहना स्टार्ट हो गया। तो इसके कारण क्या फ़ायदा मिला इंसान को, ह्यूमन बींग्स को, कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो आपको बढ़ गई। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि इसके हम हट्स में एक हम सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर है। केव के अंदर आपका और भी एनिमल्स आ सकते हैं, अटैक हो सकता है किसी भी टाइम, बट हट्स में हम ज़्यादा सेफ रहते हैं। सेकंड या थर्ड कहूँ, प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स, स्टोरिंग ऑफ इट। अब आपने प्लांट करे हैं तो आप स्टोर भी करोगे। उनको स्टोर करने के लिए क्या इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे उस टाइम? मैंने मिट्टी के अर्थनवेयर यूज स्टार्ट करना यूज़ कर दिया था। अर्थनवेयर जैसे कि आपके आज के टाइम पे जो हम मटका कह देते हैं, उस टाइम से ही हमने ऐसे इक्विपमेंट्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि बिकॉज ये आपके नेचुरल एलिमेंट से, मिट्टी से बन गया, पानी से बन गया, तो इजीली जो चीज़ अवेलेबल बनती है पहले उसी से वो आगे बढ़ता है। इट इज़ कॉल्ड एज न्यूलिथिक रेवोल्यूशन बाय गॉर्डन चिल्डे। अब ये जो है, ये एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन का नाम, नियोलिथिक स्टेज को किसने दिया था। तो आप इसमें आपको बस ये नाम रखना है, गॉर्डन चिल्डे, कि ये कौन थे। ये आपके इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस है, इन्होंने आपकी अर्ली ह्यूमन बीइंग की स्टडीज को काफी परस्यू किया। अब जो यहाँ पे जो साइट्स हैं, नियोलिथिक साइट्स हैं, उनमें कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे बुर्जा होम आपकी जम्मू कश्मीर में, महरगढ़ है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, चिरांड आपका बिहार में, बेलन अगेन यूपी, मस्की कर्नाटका। ये आपके इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं। अब इनमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, जैसे बुर्जा होम में जो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ पे आपको एक बिरियल साइट है, जिसमें डॉग को उसके मालिक के साथ उसकी रिमेन्स मिले हैं। डॉग विद मास्टर कह सकते हैं इसको। तो हमें ये पता चल गया कि हम जब स्टोन एज में थे तब हमने डॉग को अपने साथ रखना स्टार्ट कर दिया था। डॉग का डोमेस्टिकेशन हो चुका था, या उससे भी पहले ही, मे बी पैलियोलिथिक में भी। महरगढ़ में आपका जो इम्पोर्टेंट जो फाइंडिंग्स रही हैं वो ये है कि जैसे बाजरा हो गया, या आपकी इम्पोर्टेंट मेज हो गया, हमें इन सब के एविडेंस महरगढ़ से मिले हैं। तो इट कंसिडर्ड एज द ब्रेड बास्केट, फर्स्ट ब्रेड बास्केट। महरगढ़ आपका अगेन बलूचिस्तान में है, बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर में है। चिरांड जो है वो आपका बिहार में है। चिरांड से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये यहाँ पर हमें राइस कल्टीवेशन के काफ़ी एविडेंस मिलते हैं, जो कि इंडिया में, क्योंकि आज के टाइम पे तो ये इंडिया में ही है, उस टाइम पे अनदर स्टेट होगा एनीवे। तो राइस कल्टीवेशन चिरांड में उस टाइम का में मिलते हैं। सेम गोज फॉर बेलन, और जो इम्पोर्टेंट साइट आपकी एक रह जाती है वो है मस्की, जो कि कर्नाटक में। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो we will cover the next chapter. Thanks for watching.